हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कृतार्थ नीलकानी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 विस्टार्स वाली जो बुक है आप लोगों का उसका फर्स्ट चैप्टर विच इज थर्ड लेवल, इसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कह लीजिए या एमसीक्यूज कह लीजिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपका ध्यान में रख के बनाया गया है टर्म 1 एग्जाम के लिए जो आपके दिसंबर में शुरू होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मान सकते हैं कि इस वीडियो पे आप रिलाई कर सकते हैं। देखिए, बिकॉज आई स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100 इन माई प्लस टू लास्ट टू लास्ट ईयर 2019-20। तो मेरा ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को भी उसी तरह से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हो, बिकॉज मैंने एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम दिए थे। आई एम द मोस्ट रीसेंट वन टू गिव बोर्ड एग्जाम्स। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं उनको मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हर तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पर आने से पहले एक चीज मैं आप सभी को बता दूं। देखिए, इस वीडियो में हम केवल डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ऑप्शंस करके आपको मैं आंसर बता दूंगा। मैं ऑप्शंस को और क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, बिकॉज उससे क्या होता है, देखो 50 प्लस ये क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन में अगर हम मैसेज जाएं तो ये वीडियो 1.5 घंटा 2 घंटे का हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कि आप बहुत लंबे लंबे वीडियोस ना देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस हम करेंगे। जिन बच्चों को डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, ऑप्शन में, वो नीचे कमेंट करके बता दें, उनको उनके क्वेरी का आंसर जरूर मिलेगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कि सेंट्रल थीम क्या है इस चैप्टर की। पहला, देयर इज ऑलवेज अ थर्ड लेवल, सेकंड, पास्ट मेमोरीज, सी, एस्केपिज्म बाय ह्यूमंस फ्रॉम हार्श रियलिटीज। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, एस्केपिज्म इसकी सेंट्रल थीम है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। सेकंड है, थर्ड लेवल इज एट विच स्टेशन। तो थर्ड लेवल किस स्टेशन पे है ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट, हैलिफैक्स, बी, ग्रैंड सेंट्रल, सी, लॉस एंजलिस, या डी, टेक्सास सेंट्रल। सो ये जो आपका थर्ड लेवल है ये है आपका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी फॉर द नरेटर। तो नरेटर यानी जो चार्ली है उसके लिए टेम्पररी रिफ्यूज क्या कहा गया चैप्टर में। सो इट इज हिज हॉबी स्टैम्प कलेक्शन, ऑप्शन सी। एंड ये रीजन था जो उनके साइकाइट्रिस्ट और फ्रेंड सैम वियनर ने दिया था जब वो उनसे कंसल्ट करने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु एक्सप्लेन्ड दैट मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड वरी। सो ही वाज सैम वियनर, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और ये साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड थे हमारे चार्ली के, जो नरेटर हैं इस स्टोरी के। Question number 5, an American president who collected stamps. So he was the stamp collector president. He is option B, Franklin D. Roosevelt. Question number 6, Charlie is how many years old? तो इसमें आप लोगों को बताना है चार्ली की एज क्या है। So it is option C, 31. And his wife is लुइसा। ध्यान रखिएगा, इनकी वाइफ का नाम लुइसा है, चार्ली की वाइफ लुइसा है। 7th पर आते हैं, स्वेयर ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल मीन्स। तो ये एक ईडीएम को रिफ्रेश करके बनाया गया है, मॉडिफाई करके बनाया है। ईडीएम है टू स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ बाइबल्स की, लाइक अपने मूवीज में, सीरियल्स में देखा हो कि एक अदालत में जो एक सीन होता है, कोर्ट सीन, उसमें गीता लाई जाती है, एक होली बुक, उस पे रख के जो कटघरे में होता है वो कहता है मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, उसके सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो उसी तरह से उसको एक तरह से रिफ्रेश करके बनाया गया कि स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल। तो जो रेलवे ऑफिशियल्स हैं वो टाइम टेबल, अपने रेलवे स्टेशन के टाइम टेबल की कौन सी ट्रेन कहाँ से चलेगी उसके टाइम टेबल पे शपथ खा के, कसम खा के कह सकते हैं कि कोई भी इस स्टेशन पे थर्ड लेवल नहीं है। बट चार्ली का कहना था कि 3 लेवल हैं, एक्चुअल में वहां केवल 2 ही लेवल थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। स्क्वायर ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल का मतलब यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड सैम्स वर्डिक्ट मेक चार्लीज वाइफ मैड। तो जो सैम द साइकाइट्रिस्ट का वर्डिक्ट था कि यू आर अनहैप्पी, उससे जो चार्ली की वाइफ थी वो इतनी मैड क्यों हुई, मतलब अचानक से इतना गुस्सा क्यों आया उन्हें और इतनी परेशान क्यों हो पड़ी वो इसलिए हुआ था। आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। मैंने अगेन बताया कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश है, इसलिए मैं इसका करेक्ट आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगा, विच इज ऑप्शन बी। कि जो सैम का वर्डिक्ट था, जो सैम ने बताया कि यू आर अनहैप्पी, उससे लगा सैम वो आपके चार्ली की वाइफ को कि इसके कहने का मतलब है कि जो चार्ली है वो मेरी वजह से खुश नहीं है। ठीक है, तो उसे लगा कि ये सैम ऐसा कहना चाह रहे हैं, बट सैम ऐसा नहीं कह रहा था, बाद में वो क्लैरिफाई भी करता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सिग्निफाइज द कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड के लोगों की हालत कैसी है आप लोगों को बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो चैप्टर में ये केवल यहाँ पर सिनोनिम्स दिए हुए हैं, चैप्टर में इसका लिखा गया अनश्योर का, आपका लिखा गया है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें इनसिक्योरिटी है। और एंशियस की मैं बात करूं तो लिखा है कि वरी है। एंड फिफ्थ एफरेट को फियर लिखा गया है। ठीक है, तो बस यहाँ केवल सिनोनिम्स उल्टा करके आप लोगों को दिया है कि उसका सिनोनिम्स आपको दे दिए ऑप्शन में। आपको बस पता होना चाहिए कि चैप्टर में बात की गई है कि मॉडर्न वर्ल्ड में आपका फियर, एंजाइटी और वरीनेस, कि मतलब कोई बहुत चिंतित है, परेशान है, और इनसिक्योरिटी, ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 10, सैम्स एक्सप्लेनेशन टू द रिएक्शन ऑफ चार्लीज वाइफ वाज इन डैश सेंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लैरिफाइंग। Coming on 11th, what obvious step has Charlie taken? So
चार्ली ने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करनी शुरू कर दी है बिकॉज उसे लगता है कि थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल पे, बट एक्चुअल में जब रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया कि वहां केवल 2 ही लेवल हैं और लोग भी ये कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 लेवल्स, बट इसलिए उसे अपने फ्रेंड सैम द साइकेट्रिस्ट से संपर्क करना पड़ा। 12th पर आते हैं। साइकाइट्रिस्ट सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, व्हिच ऑफ दीज ऑप्शन डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट। तो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट को डिस्क्राइब करता है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि चार्ली जाना चाहता था पुराने समय में, क्योंकि उस टाइम पर जब उसके ग्रैंडफादर का समय हुआ करता था 1894 कह लीजिए, उस टाइम पे वर्ल्ड बहुत पीसफुल था, ऐसा चार्ली का मानना था। तो वो इस वर्ल्ड में नहीं रहना चाहता था, पुराने वर्ल्ड में जाना चाहता था। और वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का सेपरेट मीनिंग अगर आपको जानना है वो है कि कई बार रियलिटी में आप मिराज से समझ सकते हो कि रेगिस्तान में हम चल रहे होते हैं और एक फिनोमिना होता है कि हम चाहते हैं कि हमें पानी मिले, बट हमें एक मिराज दिखता है, हमें एक तरह से मैं कहूँ तो आपको लगता है कि वहां पर पानी पर होता नहीं है। तो कई बार जो हम चाहते हैं तो वही हमारा दिमाग हमें प्रोजेक्ट करके दिखाता है, जबकि रियल में वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। 13 पर आते हैं। व्हाई द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क पुट स्वेयर ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। वो स्वेयर इसलिए करेंगे स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स पे, मैंने आपको बताया, टू कंफर्म दैट देयर आर ओनली 2 लेवल्स। 14th, why didn't चार्ली ग्रैंडफादर नीड refuge फ्रॉम रियलिटी। तो चार्ली के ग्रैंडफादर को क्यों, मतलब एक तरह से रियलिटी से रेफ्यूज नहीं चाहिए था, वो इसलिए बिकॉज ही यूज्ड टू लिव इन पीसफुल टाइम्स। क्वेश्चन 15, व्हाई चार्ली सेज एवरीवन वांट्स टू एस्केप। चार्ली ने ऐसा इसलिए कहा कि सब लोग एस्केप करना चाहते हैं बिकॉज टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज अ कॉज इफेक्ट सेट। तो कॉज का सिंपल मतलब आप समझो तो एक स्टेटमेंट आपको दी होगी, और इफेक्ट की उसके कारण क्या हुआ। ठीक है, तो आपको देखना है कॉज ही वाज लेट इन द ऑफिस एंड विश टू गेट होम टू हिज वाइफ, कि चार्ली अपने ऑफिस से लेट हो चुका था और जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता था। और उसके बाद क्या हुआ, ही गॉट लॉस्ट इन द थर्ड लेवल। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन गलत है, आप लोग देख सकते हो। किसी भी ऑप्शन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लो। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ऑप्शंस में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अगेन जैसा मैंने बताया। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गैबेडीन रेफर्स टू। तो गैबेडीन कुछ इस तरह का कपड़ा होता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, फैब्रिक। और ये चार्ली ने कुछ इस तरह के कपड़े भी पहने हुए थे, वो अपने कपड़ों का डिस्क्रिप्शन जब देते हैं कि गैबेडीन मैंने कुछ ऐसा पहना हुआ था, तो गैबेडीन रेफर्स टू अ फैब्रिक। 18 पर आते हैं। व्हाई द ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री फॉर नरेटर। नरेटर ने ये इसलिए कहा बिकॉज इट पुश्ड आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। तो जब भी नरेटर जो है हमारे चार्ली वो इससे गुजरते थे ग्रैंड सेंट्रल से, तो उन्हें हर भर कोई अलग अलग कॉरिडोर दिखते थे, हर एक नई सीढ़ियां दिखती थी जो उन्हें अलग अलग जगह ले आया करती थी। ये बस केवल उनका एक वहम था, क्योंकि वो मॉडर्न वर्ल्ड को स्वीकार नहीं करना चाहते थे बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी एक्सेट्रा। एंड ही ऑलवेज बम्ड इनटू न्यू डोरवेज, कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स, जो मैंने आप लोगों को बताया। 19 है। व्हाई ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो ग्रैंड सेंट्रल से सबवे, यानी सबवे मतलब एक अंडरग्राउंड रास्ता। ठीक है, तो क्यों उन्होंने अंडरग्राउंड रास्ता लिया ग्रैंड सेंट्रल से। ऑप्शन ए, बस सर्विसेज वर सस्पेंडेड दैट डे। बी, सबवे वाज फास्टर देन बस। सी, देयर वाज नो बस। या डी, हिज वाइफ वाज वेटिंग एट द सबवे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, सबवे वाज फास्टर देन बस, और उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचना था, तो इसलिए उन्होंने सबवे लिया। 20th पर आते हैं। व्हाई डज नोबडी नोज अबाउट अ लॉन्ग टनल इन द सिटी। तो लॉन्ग टनल इन द सिटी केवल उन्हीं लोगों को दिखती थी जो एस्केपिस्ट थे, जो मतलब इस संसार की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, बिकॉज ऑप्शन बी, इट वाज ओनली अ वे ऑफ एस्केप। इससे लोगों को नहीं पता था बिकॉज इट वाज ओनली विजिबल टू एस्केपिस्ट, एंड द टनल लेड टू अ थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल के लिए टनल ही ले आया करती थी। 21 पे आते हैं। व्हाट डिड चार्ली नेवर टोल्ड टू हिज फ्रेंड। तो चार्ली ने क्या अपने मित्र, जो उनके मित्र थे सैम बियनर, उसको क्या नहीं बताया। सो इट वाज द टनल विच वाज अ वे ऑफ एस्केप। तो ये बोलते हैं चार्ली की इट इज द थिंग विच आई नेवर टोल्ड टू माय फ्रेंड सैम। तो ये थे आपकी टनल। 22 है। आई डेंट पास अ सोल मीन्स। तो देखो, आई डेंट पास अ सोल का मतलब ऑप्शंस आप लोग पढ़ सकते हो अच्छे से, मैं आपको डायरेक्ट मतलब बताता हूँ। आई डेंट पास अ सोल का मतलब ये कि जब चार्ली कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो उसके आसपास कोई भी नहीं था, वो केवल अकेला ही चले जा रहा था। तो आई डेंट पास अ सोल, उसके आसपास कोई नहीं था। तो ऑप्शन ए, चार्ली डेंट केम अक्रॉस एनी अदर पर्सन इन द कॉरिडोर। वो अकेला चले जा रहा था, उसको अपने ही पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 23, देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर। हॉलो रोर रेफर्स टू। तो हॉलो रोर का मतलब क्या है आप लोगों को बताना है। तो हॉलो रोर का मतलब है ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। तो जब चार्ली चल रहा था कॉरिडोर पे तब तक तो उसे कोई नहीं दिखा, फिर एक जो ओपन हुआ एक स्पेस, वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। एक ओपन स्पेस है जो कि थर्ड लेवल था, जब वो थर्ड लेवल में पहुंच चुके थे। तो हॉलो रोर मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 24, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड। तो देखो, स्नैप्ड का मतलब होता है कुछ इस तरह से, मतलब किसी चीज को खींचकर ऊपर करना। ठीक है, तो उन्होंने कवर ऊपर किया और अपनी वॉच पर देखा
एंड फ्राउन, मतलब एक बड़ा गुस्से वाला फेशियल एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर था। तो ये ही कौन है, किसकी बात की जा रही है? तो ये थे अ मैन एट द स्टेशन। तो स्टेशन पे एक चार्ली को एक व्यक्ति दिखते हैं, एक मैन दिखते हैं जो इस तरह से अपनी घड़ी के ऊपर देख रहे होते हैं और बड़े गुस्से के एक्सप्रेशन होते हैं उनके। सो ही वॉज अ मैन एट द स्टेशन। 25 है, फ्लिकरिंग इज यूज्ड एज एडजेक्टिव फॉर। तो फ्लिकरिंग किसके लिए यूज किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए चार्ली, बी ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, सी ग्रीन आई शेड, या डी ब्रास स्पिटून्स। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। तो जैसे आपने कैंडल भी देखा हो, तो कभी हवा चल रही होती है तो फ्लिकर करती है, जल बुझ करती है। तो उसी की फ्लिकरिंग के लिए आपका यूज किया गया है ओपन फ्लेम गैस लाइट्स के लिए। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज फ्राउन। तो कौन सा इसमें फ्राउन का मतलब है? फ्राउन का मतलब होता है एक तरह से गुस्से वाले फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कैट आपको दिख रही है देते हुए गुस्से वाले एक्सप्रेशन। तो इस कैट की पिक्चर दिमाग में ध्यान रखिएगा। तो इसमें सभी आपके जो हैं सही हैं, ठीक है। ग्लेयर हो, ग्लोअर हो, लूर हो, या टू शो योर एंगर, ऑल मीन्स द सेम फ्राउन। फ्राउन मतलब गुस्सा, एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, कैट की तस्वीर दिमाग में याद रखिएगा, आपको आसानी होगी। एंड इसका एंटोनिम, अगर कभी कभी एंटोनिम भी पूछ ले तो इट इज स्माइल। फ्राउन का एंटोनिम स्माइल। 27 इज करियर एंड आइव्स इज यूज्ड फॉर। तो करियर एंड आइव्स ये किसके लिए यूज किया गया है? तो ये यूज किया गया है आपका लोकोमोटिव के लिए। और करियर एंड आइव्स एक आपकी प्रिंट इंडस्ट्री थी या प्रिंट फैक्ट्री आप कह सकते हो, जहां प्रिंटिंग वगैरह हुआ करती थी। तो और ये ट्रेन के इंजन्स के ब्यूटीफुल प्रिंट निकाला करती थी। ठीक है, तो चार्ली जब प्रेजेंट डे वर्ल्ड में थे, जब वो आज में थे, तब वो देखते थे कि याली जो कंपनी है ये बहुत सारे पुराने, जब हमारे पहले चला करते थे 1894 में लोकोमोटिव्स, उसकी फोटो निकाला करती थी, मतलब प्रिंट करा करती थी। अब जब वो 1894 में थर्ड लेवल में पहुंच गया, तो उसे वहां पर वही दिखते हैं, लोकोमोटिव स्टेशन पे था तो वो इंजन वगैरह उसे दिख रहे होते। तो कहता है यार मैं तो सच में 1894 यानी पुराने समय में पहुंच चुका हूँ। इसलिए करियर एंड आइव्स जो है वो लोकोमोटिव के लिए यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, टू मेक श्योर दैट ही इज इन थर्ड लेवल नरेटर वेंट टू। तो कंफर्म करने के लिए नरेटर किसके पास गया थर्ड लेवल में कि वो अब पास टाइम में पहुंच चुका है? कंफर्म उसने किया न्यूज बॉय के पास जाकर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। और ही ग्लैंस्ड एट द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, न्यूज बॉय के पास गया, उसके पास उसने न्यूज़पेपर देखा द वर्ल्ड नाम का, जो कि जब चार्ली रहता था उसके प्रेजेंट डे में तब छपना ही बंद हो चुका था। तो उसने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है, और उस पर जो डेट देखी वो थी आपकी 1894 की डेट। तो उसे रियलाइज हो गया कि वो पास टाइम में है। क्वेश्चन नंबर 29, द लीड स्टोरी ऑन द वर्ल्ड वाज अबाउट। तो द वर्ल्ड एक न्यूज़पेपर था जो वो न्यूज़ बॉय के पास उठाते हैं थर्ड लेवल में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ग्रोवर क्लीवलैंड की उसमें मेन स्टोरी या आप कहें लीड स्टोरी छपी थी। और एक और चीज, उनको वही पेज बाद में जाके मिला पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में, जहाँ मतलब आर्काइव्स वगैरह रखे जाते हैं पुराने समय के। आप देखोगे तो 1947 का जो न्यूज़पेपर था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके अगले दिन का न्यूज़पेपर भी बहुत ज्यादा संभाल के रखा गया है, बिकॉज इट इज अ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट को मार्क करता था वो। तो इस तरह से आर्काइव्स में संभाल के रखा जाता है। और एक और चीज, द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स। तो प्रेजेंट टाइम पे जब चार्ली थे मॉडर्न वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड छपना बंद हो चुका था। अब वो थर्ड लेवल उनकी इमेजिनेशन थी, इसलिए उन्हें न्यूज़पेपर भी दिखा। क्वेश्चन नंबर 30, द न्यूज़पेपर विच हैड क्लीवलैंड स्टोरी वाज डेटेड। तो जो न्यूज़पेपर उन्होंने न्यूज़ बॉय से उठाया उस पर डेट थी आपकी ऑप्शन ए जून 11 1894, जिसने कंफर्म कर दिया चार्ली को कि अब वो पास टाइम में है और वो थर्ड लेवल से एक तरह से अपने ग्रैंडफादर के समय में एंट्री ले चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चार्ली विश टू बाय टिकट्स फॉर। तो चार्ली किस जगह के लिए टिकट्स लेना चाहता था, वो कहाँ जाना चाहता था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका ऑप्शन डी, गेल्सबर्ग इलिनॉइस। ठीक है, और ये दो टिकट्स लेना चाहता था खुद के लिए और अपनी वाइफ लुइसा के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज अ कॉज इफेक्ट सेट। तो कॉज इफेक्ट मैंने आपको बताया, इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कॉज। और जो दिया है, गेल्सबर्ग वाज अ पीसफुल वर्ल्ड, जो ये बात खुद चार्ली कहता है। और इसका इफेक्ट था, इसके कारण जो चार्ली था वो टिकट विंडो में गया जब वो थर्ड लेवल के अंदर था, टू बाय टू टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग। तो वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था क्योंकि वो पीसफुल वर्ल्ड था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाई डिड चार्ली वांटेड टू गो बैक टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। तो गेल्सबर्ग इलिनॉइस ये क्यों जाना चाहता था? वैसे इसका सिंपल आंसर ये है, वो गेल्सबर्ग इसलिए जाना चाहता था बिकॉज ही वांटेड टू गो बैक टू अ पीसफुल वर्ल्ड, कि बहुत शांति जब थी। और यहाँ पर जो एबीसीडी ऑप्शंस आप देख रहे हो, ये गेल्सबर्ग के फीचर्स हैं, गेल्सबर्ग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गेल्सबर्ग में क्या क्या था कि फायरफ्लाइज थी हर जगह, रात को आप फायरफ्लाइज देख सकते थे, बहुत शांति शांति थी। उसमें बड़े बड़े हाउसेस थे, लॉन्स थे। और वर्ल्ड वॉर अभी भी 20 और 40 साल दूर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल दूर था और सेकंड वर्ल्ड वॉर 40 साल दूर था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका सभी है, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
34 है दैट एंट मनी। देखो पुरानी इंग्लिश मतलब जो पुरानी ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसमें एंट को तीन चार शब्दों के लिए यूज किया जाता है, तीन चार मतलब होते हैं एंट एंट के। तो एंट यहाँ पर है इजंट, यहाँ पर इजंट के लिए यूज किया गया, तो दैट इजंट मनी मिस्टर, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी का मतलब होता है चीट। तो अगर मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो तो यू वोंट गेट वेरी फार। तो ये लाइन किसने कही? ये लाइन कही थी आपके टिकट विंडो क्लर्क ने, ध्यान रखिएगा। और ये ट्राई टू स्किन का मतलब है टू चीट। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर इज नॉट नाइस इवन इन 1894। तो 1894 में वो क्या चीज थी जो अच्छी नहीं थी? ठीक है, तो वो था आपका जेल। तो जब टिकट कलेक्टर या आप कहें टिकट क्लर्क के पास जब वो गए, तो टिकट क्लर्क ने जब कहा यू वोंट गेट वेरी फार, तो उसे समझ आ गया कि अब हो सकता है मुझे पुलिस को बुला ले, जेल भेज दे मुझे, तो उसने जेल के लिए वो यूज किया कि जेल 1894 में अच्छी नहीं हुआ करती थी। 36 है ओल्ड स्टाइल बिल्स मीन। तो देखो ओल्ड स्टाइल बिल का सिंपल मतलब है मनी ऑफ ओल्ड टाइम्स। 37, my $300 bought less than 200 in old style bills but I didn't care। तो क्यों यहाँ पर जो आपके चार्ली थे उन्होंने उनको इसकी परवाह नहीं थी कि उन्होंने जो एक्सचेंज कराए अपनी आज प्रेजेंट डे की करेंसी विद 1894 का करेंसी, तो उसमें उनको परेशानी क्यों नहीं हुई? और वो इसलिए नहीं हुई बिकॉज एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। इसका मतलब ये है ना कि उस टाइम पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी या महंगाई थी बहुत कम थी। तो भले ही उसे कम मिला, आज के प्रेजेंट डे से $300 वो लेके गए थे, बट $200 से भी कम पुरानी करेंसी उन्हें मिली। तो उनके उनको फर्क नहीं पड़ता था बिकॉज उस टाइम पर जो अंडे भी थे वो एक दर्जन आ जाते थे आपके 13 सेंट्स में। ठीक है, तो 1894 में महंगाई कम थी, इस कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 38, वाई इज लुइसा वरी? लुइसा इज द वाइफ ऑफ चार्ली। तो लुइसा क्यों परेशान थी? और वो इसलिए परेशान थी क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे चार्ली, वो ओल्ड स्टाइल करेंसी ले आए थे टू सेटल इन गेल्सबर्ग। अब देखो वो चार्ली का दिमाग का था ना भ्रम कि वहाँ थर्ड लेवल है, मैं तो गया था गेल्सबर्ग जाऊंगा पुरानी करेंसी लेके। बट लुइसा तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी, उसे पता था कि ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, तो इसलिए शी वॉज वरीड। क्वेश्चन नंबर 39, बट नाउ वी बोथ आर लुकिंग, हु इज रेफर्ड टू एज बोथ हेयर? तो ये बोथ आपके थे ऑप्शन सी चार्ली एंड लुइसा। और ये ऐसा तब करते हैं जब इन्हें पता चलता है कि सैम गायब है, जो उनका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है सैम वियनर, वो अपनी जगह पर नहीं है, वो गायब है। तो वो दोनों थर्ड लेवल को ढूंढने लगे थे कि सैम जरूर थर्ड लेवल के थ्रू ही गया होगा। ठीक है, तो लुइसा भी थी, उन्होंने भी कहा यार सैम कहाँ गायब हो गया। तो अब चार्ली और लुइसा दोनों हस्बैंड वाइफ अब थर्ड लेवल को ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो क्या ढूंढ रहे थे। सो दे वर लुकिंग फॉर थर्ड लेवल। क्वेश्चन नंबर 40, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज अ कॉज इफेक्ट सेट। तो इसे हम एलिमिनेशन से करेंगे, हम गलत ऑप्शन को पहले छांट के अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं गॉल वाज अ पीसफुल वर्ल्ड, बिल्कुल गलत है बिकॉज यहाँ पर गॉल की बात नहीं कही, गेल्सबर्ग की बात करिए। ठीक है, सी है द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और इफेक्ट है कि नरेटर वाज अ डेली रीडर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी गलत है। जब वो पब्लिश ही नहीं हुआ तो नरेटर उसे डेली रीड कैसे करेगा? फर्स्ट है सैम वाज अ सिटी बॉय एंड चार्ली यूज्ड टू टेल अबाउट गेल्सबर्ग टू हिम। तो गेल्सबर्ग में चार्ली का स्कूल हुआ करता था, गेल्सबर्ग में चार्ली एक टाइम पे स्कूल पढ़ा करता था। तो सैम एक सिटी बॉय था, तो उसे चार्ली की बातों को बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता था कि लाइफ बहुत पीसफुल है। तो कहीं ना कहीं सैम वेनर था वो भी कहीं ना कहीं एक एस्केपिस्ट ही था, बिकॉज एट द एंड वो भी थर्ड लेवल में चले गया था। तो इफेक्ट इसके कारण क्या हुआ कि सैम डिसअपेयर हो गया, गायब हो गया, एंड वेंट टू 1894 गेल्सबर्ग। ओके, सो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, और बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि हिज ग्रैंडफादर लिव्ड इन अ वर्ल्ड वॉर पीरियड, नहीं, हिज ग्रैंडफादर लिव्ड इन अ पीसफुल पीरियड जब बहुत शांति थी। क्वेश्चन नंबर 41, माय फ्रेंड सैम वियनर डिसअपीयर्ड, हियर डिसअपीयर्ड सजेस्ट दैट। तो यहाँ पर डिसअपीयर का क्या मतलब है आप लोगों को बताना है। पहला कि सैम की किडनैपिंग हो गई थी, बी ही वेंट टू 1894 गेल्सबर्ग, सी ही वाज डेड, मर चुका था, या डी ही लेफ्ट हिज जॉब। तो इसका करेक्ट आंसर है कि वो 1894 गेल्सबर्ग चला गया था। क्वेश्चन 42 पर आते हैं, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, दिस इज नोन एज। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट डे कवर। तो जब भी कोई नई स्टैम्प इशू होती है तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं जिन्हें स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होता है, तो वो क्या करते हैं कि उन स्टैम्प्स को खरीद लेते हैं, नई जो एक तरह से लॉन्च हुई स्टैम्प्स होती हैं उन्हें खरीद लेते हैं और उन्हें एनवेलप्स पर लगाते हैं और खुद को ही मेल कर लेते हैं। ठीक है, और वो एनवेलप्स कभी खोले नहीं जाते, और वो एनवेलप्स इसलिए खोले नहीं जाते बिकॉज उसमें केवल ब्लैंक पेपर पुट करते हैं और अपने आप को ही मेल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी फर्स्ट डे कवर। ध्यान रखिएगा फर्स्ट डे कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 पर आते हैं गाइस, दे आर नेवर ओपन। तो व्हाट इज नेवर ओपन हियर? तो किस चीज को कभी खोला नहीं जाता? सो इट इज फर्स्ट डे कवर, क्योंकि उसमें केवल एक ब्लैंक आपका पेज ही होता है। ठीक है, बिकॉज जस्ट अ ब्लैंक पेपर इज पुट इन द एनवेलप। जैसा मैंने बताया जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं उसे कलेक्ट करते हैं और खुद को ही मेल कर लेते हैं, मतलब एनवेलप में एक ब्लैंक पेपर डाला और खुद को मेल कर लेते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट फिर उनकी कलेक्शन में चले जाता है वो। 44 है, हु हैड मेल द फर्स्ट डे कवर टू नेटर्स ग्रैंडफादर। तो फर्स्ट डे कवर जो
आपके चार्ली हैं उन्हें अपने ग्रैंडफादर की स्टैम्प कलेक्शन में मिलता है, वो किसने मेल किया था उन्हें? सो ही वॉज योर ऑप्शन है सैम वियनर। उनका जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था, अब वो 1894 आपका गेल्सबर्ग पहुंच चुका था और उसने उसके दादाजी को मेल किया था, बट उसके दादाजी ने उसे नहीं पढ़ा, बिकॉज वो फर्स्ट डे कवर था, इसलिए वो कभी पढ़ा नहीं जाता था, ठीक है, उसे कभी खोला तक नहीं जाता, तो वो केवल कलेक्शन में रख दिया जाता था। तो इट वॉज डेटेड जुलाई 1894। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो एक तरह से फर्स्ट डे कवर था जिस पर डेट थी, मतलब जो लेटर सैम वियनर ने आपके चार्ली को एड्रेस करते हुए उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पर भेजा था, वो आपका 18 जुलाई 1894 की डेट थी उसमें। ठीक है, तो जो आपकी मैं बात करूं तो जून में आपका जो चार्ली था वो थर्ड लेवल पे गया, और उसके एक महीने बाद जुलाई 18 1894 को आपका सैम भी थर्ड लेवल में चला गया था। Question number 45, who got to believing that Charlie was right? There was a third level at Grand Central. तो किसने यकीन करना शुरू किया कि चार्ली सही था, कि कहीं ना कहीं वहां थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। हालांकि थे केवल दो ही, बट वो कौन था जिसने यकीन करना शुरू कर दिया चार्ली की बात पे? ही वॉज ऑप्शन बी, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, जिसका नाम था आपका सैम वेनर। क्वेश्चन नंबर 46 है, नेम द सॉन्ग विच सैम टॉक्ड अबाउट इन हिज लेटर टू चार्ली। तो चार्ली को जब वो लेटर लिखते हैं उनके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे मेल करते हुए, तो उसमें कौन से सॉन्ग का मेंशन करते हैं कि वो बताते हैं कि गेल्सबर्ग में मैं हूँ, यहाँ इस ये वाला सॉन्ग गाया जा रहा है। सो इट इज योर ऑप्शन डी, सीइंग नेली होम। ठीक है, ये चारों ही बहुत फेमस सॉन्ग्स हैं। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सीइंग नेली होम। वो बताते हैं सैम की यहाँ पर सीइंग नेली होम मैं सुनता हूँ, मतलब लोग गाते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सीइंग नेली होम। क्वेश्चन नंबर 47, इट्स वर्थ इट बिलीव मी। व्हाट इज वर्थ इट? तो इट इज वर्थ इट बिलीव मी, ये आपके सैम बेनर ने लिखा था लेटर में टू चार्ली। अब क्या वर्थ इट है? ठीक है, तो द वर्थ इट थिंग इज ऑप्शन सी, थर्ड लेवल। एंड ये सैम की लाइंस हैं इन अ लेटर टू चार्ली। क्वेश्चन नंबर 48, आई फाउंड द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल किसको मिल गया? तो थर्ड लेवल आपको मिला था, ये लाइन थी आपकी अगेन सैम वियनर की, जो शुरुआत में चार्ली की बात पे विश्वास नहीं करते थे, बट एट द एंड वो भी एस्केपिस्ट निकले, क्योंकि वो भी थर्ड लेवल में चले गए थे। थर्ड लेवल का सिंपल ये मतलब है कि मॉडर्न वर्ल्ड से आप एस्केप होके एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया में चले जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 49, सैम बॉट डैश डॉलर्स वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो सैम ने कितने डॉलर एक्सचेंज करा के पुरानी करेंसी ली थी? इट इज $800। तो $800 की उन्होंने ओल्ड करेंसी ली थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डिड सैम रियली विश ही कुड डू। तो वो क्या चीज थी जो सैम चाहता था कि वो करे? सो इट वाज ऑप्शन बी, सेटअप हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, कि जो फीड एंड ग्रेन बिजनेस है इसको मैं शुरू करूं, और सेटअप हे, अपने फार्म में मस्त एक ऐसा इस तरह का हे लगाऊं। हे का मतलब होता है एनिमल का फॉडर, मतलब सूखा आप चारा कह सकते हो, ठीक है, जैसे भूसा वगैरह भी कहा जाता है, तो ये सूखा चारा आप कह सकते हो। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सेटअप हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाई कांट ही गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। तो ही यहाँ पर रेफर किया गया है आपके सैम के लिए। तो सैम अपने पुराने बिजनेस, यानी जिसका पुराना काम था वो था साइकाइट्रिस्ट, तो वो साइकाइट्रिस्ट वापस से क्यों नहीं बन सकता था? क्योंकि वो गेल्सबर्ग में था, और गेल्सबर्ग उस टाइम बहुत पीसफुल था, और इसलिए साइकाइट्रिस्ट की वहां पर कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि देयर वाज नो यूज ऑफ साइकाइट्री इन गेल्सबर्ग 1894 एज इट वाज अ पीसफुल वर्ल्ड। तो लोगों को जब परेशानी है ही नहीं, उन्हें एनजाइटी नहीं है, उन्हें फियर नहीं है, तो वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे ही नहीं। इसलिए यहाँ पर चार्ली कहते हैं कि वो अपने ओल्ड बिजनेस में वापस नहीं जा सकता। ठीक है, अब वो अपना फीड एंड ग्रेन का बिजनेस तो जरूर कर सकता है, बट साइकाइट्रिस्ट जो वो था अब वो उसे वापस अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 52, हुज पिक्चर डिड द स्टैम्प कैरीड ऑन द एनवेलप मेल्ड बाय सैम। तो जो सैम वेनर ने अपने फ्रेंड के ग्रैंडफादर के एड्रेस पर जो एनवेलप मेल किया था, उस पर जो स्टैम्प था उस पर किसका फोटो था? तो वो फोटो था आपके प्रेसिडेंट गारफील्ड का। ठीक है, ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। और जो स्टैम्प थी इट वाज 6 सेंट, 6 सेंट की वो स्टैम्प थी। 53 है, चार्ली वेंट टू स्कूल एट। तो चार्ली स्कूल कौन सी जगह पर पढ़ने जाता था? सो इट वाज ऑप्शन सी, गेल्सबर्ग। तो देखो, वो जब वो बताता था ना चार्ली सैम को कि मैं आई यूज टू गो स्कूल एट गेल्सबर्ग, बहुत पीसफुल होता था, तो वहां पर जो सैम था उसका भी मन करने लगा, क्योंकि वो सिटी में रहा था, शुरुआत से वो सिटी में पला बड़ा था। तो उसने जब चार्ली की बात सुनी तो उसने सोचा काश मैं भी होता, उस शांत वातावरण में मैं रह पाता। तो इसलिए फिर वो भी थर्ड लेवल वाली कंडीशन में चला गया। ठीक है, तो 53 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, थ्रू थर्ड लेवल चार्ली वेंट इन द ईयर। तो थर्ड लेवल के द्वारा होते हुए चार्ली किस वर्ष में चला गया, किस ईयर में वो जा पहुंचा? सो इट वाज 1894। ध्यान रखिएगा, द ईयर 1894। क्वेश्चन 55, मीनिंग ऑफ ग्लिंट। तो ग्लिंट का मतलब क्या होता है? देखो, ग्लिंट का मतलब है फ्लैश ऑफ लाइट, मतलब लाइट की चमक, काइंड ऑफ।
क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज हीप। तो हीप का सिनोनिम कौन सा है, आप लोगों को बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्टैक। चाहे स्टैक कहिए, पाइल कहिए, हीप कहिए, बात एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, क्लासिफाई 1 to 4 एज फैक्ट और ओपिनियन। तो फैक्ट एक ऐसी चीज होती है जो 110% ट्रू होती है, मतलब बिल्कुल सत्य है वो, ठीक है, पत्थर पर लकीर है। लाइक 15 अगस्त 1947 इंडिया को आजादी मिली, ये फैक्ट हुआ। अब ओपिनियन ये हुआ कि उससे पहले भी मिल सकती थी। तो ओपिनियन इज सब्जेक्ट टू चेंज, हर एक व्यक्ति का अलग अलग ओपिनियन होगा। लाइक कुछ कहेंगे कि हो सकता है बाद में मिलती, कुछ कहेंगे उससे पहले मिलती, बट फैक्ट जो है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिली, फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें आपको फैक्ट और ओपिनियन के बेस पे क्लासिफाई करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। देखो फैक्ट जो है फर्स्ट एंड थर्ड है, एफ डैश फर्स्ट 1,3 है। फर्स्ट फर्स्ट डे कवर्स आर नेवर ओपन, जो कि फैक्ट है, क्योंकि उन्हें ओपन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उसमें ब्लैंक पेपर ही डाला जाता था, ठीक है, वो डायरेक्ट कलेक्शन में जाते थे, फिर उन्हें कोई नहीं खोलता था। और थर्ड वाला फैक्ट है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प, कि उनकी हॉबी थी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की स्टैम्प को कलेक्ट करना। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि उनकी हॉबी स्टैम्प कलेक्ट करना नहीं थी, ये आपकी ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपिनियन की, तो ओपिनियन है सेकंड वाला, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। ये केवल चार्ली का ओपिनियन है, लुइसा का ओपिनियन नहीं है, क्योंकि लुइसा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और चाहे वो स्टेशन ऑफिशियल्स हो, वो भी इसे नहीं मानेंगे कि हाँ अलग अलग कॉरिडोर खुल जा रहे हैं। तो ये केवल ओपिनियन है, वो है चार्ली का। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें अगेन कॉज इफेक्ट सेट वाला क्वेश्चन है ये। तो देखिए इस वाले में देखो बी और डी तो वैसे ही कट जाएंगे, आप लोग पढ़ सकते हो उसे कि ये क्यों कैंसिल आउट होंगे। अब फर्स्ट वाला देखो और सेकंड सी वाला देखो। कॉज है कि एवरीबडी वांट्स टू एस्केप, ये कॉज कह रहा है कि सब लोग एस्केप करना चाहते हैं, और इसका इफेक्ट है कि इसके बाद क्या होता है कि मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। तो देखो इफेक्ट के कारण, तो कॉज के कारण ये यहाँ पर गलत है ना। तो सी वाला देखो, कॉज दिया मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, यहाँ पर एक रीजन दे दिया है आपको कि मॉडर्न वर्ल्ड इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। उसके कारण क्या होता है, उसके कारण हर कोई एस्केप करना चाहता है, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। व्हाट वाज द प्रूफ दैट देयर इज स्टिल अ थर्ड लेवल। तो वो क्या प्रूफ था जिससे लुइसा को भी लगने लगा, और चार्ली को तो लगता ही था कि थर्ड लेवल अभी भी है, क्योंकि देखो चार्ली एक बार थर्ड लेवल में जरूर गया था, बट उसके बाद उसे थर्ड लेवल कभी नहीं मिला, ठीक है। तो अभी भी क्या प्रूफ उन्हें मिला था कि थर्ड लेवल है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सैम वियनर गॉट डिसअपियर्ड। तो सैम वियनर अचानक से गायब हो गया, और इस पर जो हमारे चार्ली थे उन्होंने अंदाजा लगाया कि सैम वियनर जरूर थर्ड लेवल में चले गया एट गेल्सबर्ग। फिर उन्हें लेटर भी मिला अपने ग्रैंडफादर के स्टैम्प कलेक्शन में, जिससे बात साफ हो गई कि सैम वियनर गॉट डिसअपियर्ड एंड ही वेंट टू द थर्ड लेवल एंड गेल्सबर्ग। सो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो के लिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। इसमें हमने हर तरह के क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जो मैं बात हमेशा कहता हूँ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। और देखो मैं जानता हूँ वीडियो बहुत फास्ट फास्ट हुआ है, और वो इसलिए हुआ है बिकॉज वीडियो की एक्चुअल लेंथ जब मैंने जैसे पहले रिकॉर्ड किया था, हर एक में क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था, तो 1.5 घंटे का वीडियो बना था, बिकॉज क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो इसलिए मैंने ये करना पड़ा मुझे कि इसे मैं थोड़ा शॉर्ट करूं, 30 मिनट्स का अंडर में इसे लेके आया, ताकि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज आई नो कि 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियोस आर नॉट इजी, कि आप आराम से नहीं देख सकते, इतना बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाया है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कॉमेंट करके अपना डाउट बता सकते हो। अगर आपको किसी ऑप्शन में परेशानी हो या कुछ भी आपको समझना आया हो, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा। और एक और चीज कह देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोबारा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आने वाले दिनों में देखो इंग्लिश में आपका 35+ आएगा, 40 भी आएगा। बस आप मेरे एमसीक्यू सीरीज को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने अच्छा स्कोर किया था अपने टाइम पे, तो मैं वही चीजें आप लोगों के लिए भी दे रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह से मैंने पढ़ा था उसी हिसाब से क्वेश्चंस में भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।